हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है हमारा किस चीज़ का, चौथे चैप्टर का, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज हमारे नर्सिंग फाउंडेशन का, जो कि वन शॉट लेक्चर हमारा ये सीरीज चल रहा है जिसमें 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ये चैप्टर कहीं कहीं पे 11वां चैप्टर आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे चौथा चैप्टर मिलेगा, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। नाम हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज याद रखिए। इस चैप्टर का आज वन शॉट हम लोग देखने वाले हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये पहले चाहे चौथा चैप्टर हो, चाहे 11वां चैप्टर हो, चाहे 9वां चैप्टर हो, हर एक जगह पे हर एक बुक में आपको अलग अलग मिलने वाला है। आपके सिलेबस में जो है ये आपका कितना मिलेगा, 11वां चैप्टर मिलेगा। कि कोई बुक है जिसमें चौथा चैप्टर मिलेगा, कोई बुक है जिसमें छठा चैप्टर मिलेगा, तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो ये यूनिट है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, चाहे इसको यूनिट कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, आपका ये पूरा इस वीडियो में कवर होने वाला, वन शॉट में कवर होने वाला, करीब 30 मिनट का लेक्चर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या कवर करना है ये चीज़ें पहले देख लेते हैं। तो हमारा तो जो इसमें लक्ष्य है हमारा, इसमें डेफिनेशन कवर करना, इनलिस्ट करना, पर्पज़ क्या होता है एडमिशन का, टाइप क्या होता है एडमिशन का, और आपका क्या है स्टेप ऑफ हेल्थ क्या है, असेसमेंट आप प्रोसीजर यानी एडमिशन के समय असेसमेंट क्या करना है, नर्सिंग रोल क्या है एडमिशन के समय, डिस्चार्ज के टाइप क्या है, एक्सप्लेन टाइप करना है, डिस्चार्ज को डिस्क्राइब करना, प्रोसीजर और नर्सिंग रोल क्या है डिस्चार्ज के टाइम पे, ये सारी चीज़ें देखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ एडमिशन यानी एडमिशन होता क्या है। जो हमारे चैप्टर का नाम है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या। तो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो रहा, भर्ती हो रहा और वो डिस्चार्ज ले रहा, तो यही है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो इसमें आपका मीनिंग ऑफ एडमिशन क्या है, तो इसमें है कि ऑब्जर्वेशन करना, मतलब किसी भी पेशेंट का जो कि अलाउ किया जाता है पेशेंट को। एडमिशन मीन्स क्या होता है, अलाउ करना एंड फैसिलिटी देना, अलाउ करना और फैसिलिटी देना पेशेंट को स्टे हॉस्पिटल में रुकने के लिए, हॉस्पिटल के यूनिट या वार्ड में रुकने के लिए, किस चीज़ के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। 3 काम होता है। एक ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि मतलब उसकी हेल्थ में कितना सुधार हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए रोका जाता है, जांचों के लिए रोका जाता है, और ट्रीटमेंट यानी दवाइयों के लिए रोका जाता है, और यानी उसके दवाई करने के लिए रोका जाता है, इलाज करने के लिए रोका जाता है। डिजीज ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम, यानी उस डिजीज से जिससे वह सफ़र कर रहा है ही, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक, यानी एडमिशन का मतलब क्या होता है, एडमिशन ऑफ द पेशेंट मीन्स अलाउिंग एंड फैसिलेट, अलाउ करना और फैसिलेट करना पेशेंट को हॉस्पिटल के वार्ड या यूनिट में रुकने के लिए, किस चीज़ के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, जिससे वो जिस डिजीज से वो सफ़र कर रहा है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, यानी हॉस्पिटल एडमिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल एडमिशन इज द फॉर्मल प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है। ठीक, जो एडमिशन है एक प्रोसेस होता है बाय हुईच ए पेशेंट एक्सेप्टेड इनटू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल केयर ट्रीटमेंट। पहले ये हम लोग देख चुके हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट को एक्सेप्ट किया जाता है हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड में, यूनिट में, किस लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, और किस चीज़ के लिए, ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए, या फिर आपका जो है जांचों के लिए किया जाता है। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, रजिस्टर किया जाता है पेशेंट को, असाइन किया जाता है हॉस्पिटल बेड उसको दिया जाता है, बिगिनिंग किया जाता है मेडिकल ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इतनी सारी चीज़ें की जाती है। यानी आपका क्या किया जाएगा, पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी जिस पर्चा का आप कटवाते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट का। उसके बाद असाइन किया जाएगा हॉस्पिटल बेड, उसको बेड दिया जाएगा कि इतने नंबर का बेड है, उसके यूनिट बताया जाएगा, और उसके बाद उसका मेडिकल ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा, डायग्नोसिस स्टार्ट होगा, ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो आपका एक प्रोसेस होता है एडमिशन, जिसमें आपको पेशेंट को एक्सेप्ट किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, आपका रजिस्टरिंग इन्वॉल्व होता है, हॉस्पिटल बेड असाइन किया जाता है, मेडिकल ऑब्जर्वेशन होता है, डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है पर्पज क्या है एडमिशन का। एडमिशन का पर्पज क्या, सबसे पहला पर्पज हमारा क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन करना। उसके बाद सेकंड पर्पज है इमीडिएट केयर करना। तीसरा पर्पज है हमारा इन्वेस्टिगेट करना। चौथा पर्पज है हमारा ट्रीटमेंट करना। और पांचवा पर्पज है हमारा नीड को फुलफिल करना, यानी जो नीड पेशेंट को चाहिए उसको देना। और छठा पर्पज है हमारा रेडी फॉर द इमरजेंसी, और अगर इमरजेंसी है तो उसके लिए हमको रेडी रहना। ठीक, तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो 6 आपके हैं। 6 में आपका सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद इमीडिएट केयर में यानी इमरजेंसी के दौरान जो किया जाता है। इन्वेस्टिगेट यानी कि जांचें करवाई जाएंगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कौन सी बीमारी है और कितने लेवल का है। ट्रीटमेंट उसके बाद किया जाएगा। उसके बाद पेशेंट की नीड यानी कितना ठीक हो रहा है, उसकी पेशेंट की नीड फुलफिल हो पा रही है कि नहीं। और रेडी फॉर इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसके लिए रेडी रहना। ये हो गया। अब पर्पज में पहला ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है, राउंड
टू द क्लॉक सुपरवाइजर, यानी आपको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, पेशेंट को एडमिट किया जाता है। जैसे पेशेंट विद द चेस्ट पेन है या किसी भी चीज़ है तो 24 घंटे उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। इमीडिएट केयर, जैसे कोई पेशेंट होता है जिसको अर्जेंट हो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट हुआ या रिस्पायरेटरी अरेस्ट हुआ, एक्सीडेंटल केस हुआ, तो इसमें दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में आपका कई सारी जाँचें करवाई जाती हैं, मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। बिफोर ए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी आपको एक ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपका जो इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है उसके आधार पे आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इसके बाद में आपका पर्पज में आ जाता है ट्रीटमेंट, तो ये आपका पता ही है। इसके बाद मीट नीड, नीड में क्या होता है, आपका फिजिकल नीड फुलफिल हो पा रहा है ना, कि जैसे कि आपका टर्मिनली पेशेंट है तो या पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज जो है तो वो ठीक हो रहा है कि नहीं, अपने जो दैनिक दिनचर्या है यानी रोज़ के जो काम काज है उसमें करने में धीरे धीरे चालू कर रहा है कि नहीं, जो नीड है वो फुलफिल हो पा रहा है, जिस चीज़ के लिए पेशेंट आया वो फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं, वो ठीक हो पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। रेडी फॉर इमरजेंसी, पेशेंट रिक्वायरिंग वॉचफुल मॉनिटरिंग, यानी उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और केस कभी भी जो है बिगड़ सकता है, तो इस हॉस्पिटल हमेशा क्या रहता है, एडमिट पेशेंट के लिए इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहता है। टाइप ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि एडमिशन क्या होता है, टाइप ऑफ एडमिशन बताइए और इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर दी। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के, लॉन्ग आंसर को आने के या 5 नंबर के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि टाइप ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन क्या होता है। 3 टाइप के होते हैं आपका, बेस्ड ऑन पर्पज, यानी पर्पज के आधार पे, उसके बाद लेंथ यानी बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे, यानी कितने दिन तक हॉस्पिटल में रुक रहे हैं, स्टे का लेंथ कितना है इसके बारे में, और कंडीशन पेशेंट की कैसी है इसके आधार पर, यानी 3 टाइप का आपका होता है। पर्पज के आधार पर, उसके बाद में आपका लेंथ हॉस्पिटल स्टे कितना है और कंडीशन ऑफ द पेशेंट कितना है, ठीक। तो इसमें थेराप्यूटिक एडमिशन होता है, डायग्नोस्टिक एडमिशन होता है। दूसरा बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे, तो बेस्ड ऑन द लेंथ यानी लेंथ के आधार पे, यानी लेंथ कैसा होता है आपका, शॉर्ट टर्म यानी थोड़े समय के लिए रहना है या लॉन्ग टर्म ज़्यादा समय के लिए रहना है। और बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट की कंडीशन कैसी, कुछ पेशेंट होते हैं जैसे कि आपका रूटीन आते हैं, यानी जैसे कि आपका जो है साइकेट्रिक पेशेंट हो गए तो इनका रूटीनली होता है कि आपको 1 हफ्ते 10 दिन में आना है, तो अगर ज़रूरत रहेगी तो उस समय एडमिट किया जाएगा, नहीं तो ओपीडी से ही वो चले जाते हैं, तो ये रूटीन हो गया। इमरजेंसी में जैसे एक्सीडेंटल केस हो गया, ये सारी चीज़ें तो इमरजेंसी में। अब थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक, तो एक होते हैं जो इलाज करवाने के लिए आता है, एक होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता कि उनको क्या हुआ, तो डायग्नोसिस के बाद इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। इसको क्लियर कर देते हैं अभी आगे के स्लाइड में। तो आपका डायग्नोसिस में क्या होता है, एडमिशन व्हेन द पेशेंट हैज द अंडरगो द सम प्रोसीजर एंड रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी उसको पता है कि हाँ हमको ये हुआ, उनको बायोप्सी करवाने के लिए एडमिट हुआ, ठीक। जैसे कि आपका कैंसर का पेशेंट है तो उसको पता है कि हमको कैंसर हुआ, हमको बायोप्सी करवाना है, तो इसके लिए एडमिट हुआ। लेकिन थेराप्यूटिक को पता नहीं होता पेशेंट को, ऑलरेडी हैज़ बिन डायग्नोस्ड, और थेराप्यूटिक डायग्नोसिस में क्या होता है, उसको पता नहीं होता है कि उसको क्या हुआ, बस उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आता है कि हाँ हमको बायोप्सी करवाना है, इसके बाद हमको पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन थेराप्यूटिक में क्या होता है, उसको ऑलरेडी पता कि हाँ हमको ये हुआ, उसको डायग्नोसिस पता कि उसको ये बीमारी है, मेडिकल कंडीशन उसको पता, बस उसको कौन सा मतलब मेडिकल जो है केयर की ज़रूरत है, इसलिए वो भर्ती हुआ, ठीक। तो क्लियर हो गया ना, पहले थोड़ा सा गलत हो गया था। तो डायग्नोस्टिक एडमिशन में क्या होता है, उसको पता नहीं होता है लेकिन वो अपना दवाई करवाने के लिए आता है, हाँ हमको ये दिक्कत है, इसके आधार पे हमारी दवाई शुरू होगी, हमको पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है। लेकिन थेराप्यूटिक में पता है कि हमको ये बीमारी है, बस उसका इलाज करवाना है। इसके बाद में आ गया बेस्ड ऑन लेंथ ऑन द हॉस्पिटल स्टे, यानी हॉस्पिटल में स्टे के आधार पर शॉर्ट टर्म एडमिशन, लॉन्ग टर्म एडमिशन, 2 तरीके का होता है। शॉर्ट टर्म में आपका क्या होता है, 24 से 48 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और 48 घंटे से अगर ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में आपका आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म में यही है, लॉन्ग टर्म में यही। तो आपका पहला हो गया थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक, उसमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये आपका हो गया। तो आपका अगर 48 घंटे से कम है तो आपका शॉर्ट टर्म में आएगा, अगर 48 घंटे से ज़्यादा है तो इसमें आएगा। बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के कंडीशन के आधार पर रूटीन एडमिशन हो गया, इमरजेंसी एडमिशन हो गया। रूटीन एडमिशन के आधार पर मतलब क्या होता है, जो आपका पेशेंट होते हैं सफरिंग फ्रॉम एनी कोई डिजीज से है कंडीशन, जैसे कोई कोलियोलिथेसिस है या कोई नीड अंडरगो द ट्रीटमेंट है सर्जरी, तो उनको पता है, जैसे पहले आते हैं जैसे आपका पथरी हो गया तो पहले डॉक्टर क्या कहते हैं, दवाई देते हैं कि दवाई से गल जाएगा, नहीं गला तो वो रूटीन में आ जाते हैं कि उनको कई बार बुलाया जाता है लेकिन नहीं गला तो ऑपरेशन करना है, इसलिए आप इस दिन को आके भर्ती हो जाएंगे। ये पता है कि हाँ ये आएंगे भर्ती हो जाएंगे, यानी इनको पता है कि ये 3 तारीख को आएंगे और भर्ती होंगे, इनको बुलाया गया है 3 तारीख को।
तो ये रूटीन में आ गया। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है, आपका एक्सीडेंटल केस हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो इसको पता नहीं होता कि हाँ ये पेशेंट आएगा। लेकिन रूटीन वाले का पता होता है कि हाँ इस दिन ये पेशेंट आएगा, भर्ती होगा, इस दिन इसकी सर्जरी होनी है। इमरजेंसी वाले का नहीं पता होता ये कब कौन आ जाएगा, कब किसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कब किसको कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, रिस्पायरेटरी अरेस्ट आ जाएगा, ये पता नहीं होता। तो इमरजेंसी ये हो गया, सफरिंग फ्रॉम एनी थ्रेटिंग कंडीशन। और ये तत्काल आते इनके बारे में पता लगाना संभव नहीं, लेकिन इनकी गिनती आप कर सकते हैं कि हाँ इतने इस दिन को इतने पेशेंट आके भर्ती होंगे। कैटेगरीज क्या है पेशेंट एडमिशन इन द हॉस्पिटल, तो 3 कैटेगरी में इसको है, इनिशिएटेड पेशेंट, पेइंग पेशेंट या थर्ड पार्टी पे। तो 3 टाइप के आपके पेशेंट हो सकते हैं, यानी पेशेंट के कितने टाइप होते हैं, ठीक। तो इनिशिएट पेशेंट जो होते हैं वो ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि आपका कंपनसेट इन द थेरेपी बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्टेटस लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, यानी आपका जैसे कि पैसा वो डायरेक्ट नहीं देंगे, कोई और उनकी जगह पे पैसा पे करेगा। जैसे किसी का हेल्थ इंश्योरेंस हो, जैसे आयुष्मान भारत वाले जो पेशेंट होते हैं वो इस कैटेगरी में आपके आते हैं। पेशेंट हु आर कंसीडर एज द इनिशिएट इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, जैसे कोई एम्प्लॉय हो गया या फिर आपका अनमैरिड डॉटर या ऐसे कोई मतलब जो भी होते हैं होते हैं। पेइंग पेशेंट पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट वो कैश में पे करते हैं आपको, उसके आधार पे लेते हैं। थर्ड पार्टी ऐसे होते हैं जो कि आपका मेडिकल बिल्स जो होता है पेशेंट के बिहाफ पे इंश्योर होता है, जैसे कि आपका जो है गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है इसमें थर्ड पार्टी आता। और ये आपका जो है इंश्योरेंस वाला, ये इंश्योरेंस कंपनी वगैरह जो होती है ये देती है, जैसे कि आपका जो आयुष्मान भारत तो इसमें आएगा, ठीक। और इसमें जो आएगा जैसे कि आपका रेलवे के हैं तो आप दवाई करवा रहे हैं लेकिन रेलवे से जाएगा तो वो आपका इनिशिएट पेशेंट में आ गया, या आपने कोई LIC करवाया हुआ है या कुछ भी करवाया हो, ये अलग बात। पेइंग पेशेंट डायरेक्ट पैसा देते हैं, और थर्ड पार्टी यानी गवर्नमेंट के थ्रू होके आएगा, ये हो गया। जैसे इनिशिएट वाला ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी में जैसे कोई वर्क कर रहा हो तो उसके लिए भी होता है, लेकिन इसमें जो होता है ये आपका गवर्नमेंट के लिए थर्ड पार्टी वाला ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन, तो ये अभी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। आपका पेशेंट के बारे में नहीं आएगा कि पेशेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, पेशेंट कितने टाइप के। द पेशेंट हु आर कंसीडर इनिशिएट इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, जैसे कोई हो गया हर या उसका कोई घर का हो गया, या अनमैरिड डॉटर हो गया, या सन अप टू 25 ईयर एज, पेरेंट हैविंग वैलिड मेडिकल सर्विस कार्ड, ठीक। तो ये आ जाते हैं आपका किसी मतलब कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर सरकारी आपके पास है जैसे आयुष्मान भारत हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो गया, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाती है, पेइंग पेशेंट इसमें आ जाता है। ये आएगा नहीं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन, यानी आपका पेशेंट जिसमें एडमिट हो रहा उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उस यूनिट की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। तो मीनिंग आप यूनिट क्या है, यूनिट आर वार्ड डिफाइन किया जाता है एक डिवीजन के रूप में। हॉस्पिटल का एक रूम होता है, हॉल होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है, उसमें कितने नंबर आप बेड रहेंगे, कितने नंबर शेयर होंगे पेशेंट के साथ, और कितने सिमिलर केसेस आएंगे, कितने सिमिलर केयर होंगे, उसके आधार पर एक यूनिट बनाया जाता है। जैसे आपका कहा जाएगा कि मेल जनरल वार्ड है, मेल सर्जरी वार्ड है, फीमेल सर्जरी वार्ड है, कार्डियक वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है, तो इसके आधार पे यूनिट को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के वार्ड आपके मिल जाएंगे हॉस्पिटल में, जैसे मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, बर्न वार्ड जहाँ पे केवल जले हुए व्यक्ति रहेंगे, मेडिकल वार्ड में खाली सिंपल सर्दी जुकाम बुखार वाले ज़्यादातर रहेंगे, सर्जरी में जिनका सर्जरी हुआ वो रहेंगे ऐसे। तो प्रिपरेशन आप यूनिट में क्या रहेगा, प्रिपेयर ऑफ द एडमिशन बेड, यानी एडमिशन बेड को जो है प्रिपेयर करना होता है। तो एडमिशन बेड को प्रिपेयर करना, बेड शुड बी फंक्शनिंग प्रॉपरली, लिनेन एंड ब्लैंकेट शुड बी क्लीन, मेक अनऑक्यूपाइड बेड, ठीक। यानी अनऑक्यूपाइड का मतलब जो कि जिस पे कोई पेशेंट ना हो, तो उसका पूरा लिनेन ब्लैंकेट सब कुछ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके इंश्योर होना चाहिए कि सारे इक्विपमेंट जैसे कि आपका कार्डियो मॉनिटर हुआ, ऑक्सीजन फ्लोमीटर हुआ, सक्शन मशीन हुआ, ये सारी चीज़ें चलती हुई होनी चाहिए और सारे इक्विपमेंट सही होने चाहिए। इंश्योर होना चाहिए पेशेंट की प्राइवेसी वहाँ पे फुलफिल हो, यानी पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन है, पेशेंट की सेफ्टी भी मेंटेन होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी रिस्क ऑफ फॉल नहीं होना चाहिए, या प्रेशर शोर नहीं होना चाहिए, पेन असेसमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ना चाहिए आपका, चाहे हॉस्पिटल पे हो चाहे पेशेंट पे हो, ये नहीं पड़ना चाहिए। पेशेंट आइसोलेशन, अगर पेशेंट आइसोलेशन के लिए जैसे कोविड-19 का मरीज है कि तो PPE वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, या ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो आपका होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ ए पेशेंट, यानी एक पेशेंट का प्रोसीजर क्या, मीट एंड रिसीव द पेशेंट, यानी पेशेंट को मीट करना, प्रोसीजर में क्या आता है, मीट यानी पेशेंट से मिलना और उसको रिसीव करना, परफॉर्म करना एग्जामिनेशन एंड इनिशियल असेसमेंट, यानी प्रोसीजर में पहले क्या होगा, पहले तो मिलेंगे उससे, उसके बाद एग्जामिनेशन उसका करेंगे और इनिशियल असेसमेंट करेंगे, यानी जो जिसको हम लोग कहते हैं
डाटा कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद कोऑर्डिनेट विद द हेल्थ केयर टीम मेंबर, और इसके बाद हेल्थ केयर टीम मेंबर यानी डॉक्टर हुए, डाइटिशियंस हुए, नर्सेज हुए और लैब टेक्नीशियंस हुए, इन सारे चीज़ों से, इन सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे और ओरिएंटेट कराएंगे पेशेंट को वो सबसे अदर जो आपके मेंबर्स हैं और पूरे वार्ड से, कि आपका अगर आपको अलार्म बजाना है तो कौन सा बटन दबाना है, आपको अगर टॉयलेट या बाथरूम में कहीं जाना है तो आपको किधर जाना है, कौन सा रूम है, इस सारी चीज़ों के बारे में उनको बताएंगे। मीट एंड रिसीव द पेशेंट में क्या होता है, वेरीफाई करेंगे पेशेंट का डाटा कि हाँ वो हमारे ही हॉस्पिटल का है कि नहीं है, उसने एडमिशन अपना करवाया है कि नहीं करवाया है, चेक करेंगे, रिकॉर्ड शीट चेक करेंगे, चार्ट चेक करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अदर हेल्थ केयर मेंबर ड्यूटी पे जो है उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, असिस्ट करेंगे पेशेंट को ट्रीटमेंट एरिया के लिए। उसके बाद में आपका क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट निकल होता है, और पेशेंट के जैसे कुछ हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे उनका खुद का गाउन मिलता है, अगर मिल रहा है तो उसको बोलेंगे कि आप ये कर लीजिए। और उसके बाद आइडेंटिटी ब्रेसलेट, कई जगहों पे आपको आइडेंटिटी ब्रेसलेट लगाया जाता है, हाथों में बैंड लगाया जाता है, तो उसको भी लगाएंगे। इसके बाद परफॉर्म करेंगे एग्जामिनेशन एंड इनिशियल असेसमेंट, इसके बाद कंडक्ट करेंगे जनरल हेड टू टोर एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे हाइट वेट ये सारी चीज़ें, यानी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेंगे, हेड सर्कमफरेंस ये सारी चीज़ें एसेस करेंगे, एलर्जिक हिस्ट्री। उसके बाद में सेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, जो भी फिजिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब होगा इन्वेस्टिगेशन उसको सेंड कर देंगे। जैसे अगर ब्लड जांच है तो उसको, यूरिन जांच है उसको, स्टूल जांच है या स्टूल कल्चर है, इस सारी चीज़ों को भेजेंगे। इसके बाद डू नॉट इनिशिएट असेसमेंट इंक्लूडिंग पेन असेसमेंट, मतलब डू द इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में हमको क्या करना है, पेन असेसमेंट करना है, रिस्क ऑफ प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर असेसमेंट, फॉल रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ों को करना है। इसके बाद में हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेट विद द हेल्थ केयर टीम मेंबर, यानी हेल्थ केयर टीम मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करना, जैसे फिजिशियन हुआ, साइकोथेरेपिस्ट हो गया, डाइटिशियंस हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, इन सारे लोगों के साथ करना। प्रोवाइड करना है ट्रीटमेंट को जितना जल्दी हो सके, इंस्ट्रक्ट जैसे मिला हो आपको। ओरिएंटेशन में हमको क्या करना है, फैसिलिटेट फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटी है इसको बताना है। यूज ऑफ द इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर द लाइक टीवी फोन, ये सारी चीज़ें क्या क्या यूज कर सकता है पेशेंट उसको बताना। उसको एजुकेट करना किससे रिलेटेड, उसके जो है डिजीज या जो भी डिजीज से रिलेटेड है हॉस्पिटल पॉलिसी है उसके। पेशेंट राइट्स क्या क्या है, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द स्टे क्या है, अबाउट द हॉस्पिटल रूटीन क्या है, यानी हॉस्पिटल का रूटीन क्या है, इसके बारे में करना है। इसके बाद में आ जाता है ओरिएंटेशन टू द पेशेंट एंड द अदर्स। तो द इक्विपमेंट, यानी ओरिएंटेशन पेशेंट को कैसे कराना है और अदर से। तो इक्विपमेंट का पहले तो ओरिएंटेशन कराना है कि आपका कौन कौन सी चीज़ नेसेसरी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है, सारी चीज़ों के बारे में बताना है। आपका अलार्म बटन कौन सा है, कौन सी चीज़ें क्या यूज करना है, कॉल सिस्टम यानी वही कॉल सिस्टम या टेलीफोन सिस्टम, ट्रीटमेंट शेड्यूल क्या, कब दवाई कौन सी खानी है, इसको उसको बता के रखना। अगर बाई चांस, वैसे तो जिम्मेदारी नर्सेज की होती है लेकिन उनको भी बता के रखना। विजिटर टाइमिंग, यानी विजिटर जो आपसे मिलने आ रहे हो कब से कब तक मिलने आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना। अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर को ओरिएंटेट कराना, उसको बताना कि हाँ ये है, ये डॉक्टर साहब है, ये है, सारी चीज़ों के बारे में बताना। पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस बतानी है। इसके बाद में आपका हॉस्पिटल के रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या है, रेगुलेशन क्या है, सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट और उसके जो घर वाले अटेंडेंट हैं उनको बताना। केयर ऑफ पेशेंट वर्नेबल है, यानी केयर करना है अगर पेशेंट का तो इच्छा से करनी है, मतलब अच्छे से करनी है। ठीक, इसके बाद में आपका आ जाता है आर्टिकल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो आर्टिकल में आपका देखिए पेशेंट लेबल ज़रूरी है, पेशेंट आइडेंटिफायर ब्रेसलेट वही हो गया, एलर्जी का आइडेंटिफायर, हॉस्पिटल ड्रेस, थर्मामीटर, बीपी, स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर, वेट स्केल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। इसके बाद में आपका आ जाता है हाइजीनिक अंडर पैड। इसके बाद में आ गया ब्लड, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ब्लड का कंटेनर जो आपका होता है जिसमें आपका कल्चर जाता है, जो कि आपका ईडीटीए होता है, सिंपल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को बताना है कि जो आपका पर्पल कलर का होता है उसका नाम क्या होता है, जो पर्पल कलर का बॉयल होता है उसका नाम क्या होता है, जिसमें आपका ब्लड जाता है और उसमें कौन सा सैंपल जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना। आर्टिकल ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑक्सीजन सोर्स, ये हो गया आपका। इसके बाद में आर्टिकल फॉर द रिक्वायरमेंट्स में आपका देखिए कार्डियो मॉनिटर आ जाता है। इसके बाद में आपका वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सोर्स यानी ऑक्सीजन अगर ज़रूरत है तो सक्शन होना चाहिए, इंक्यूबेशन ट्रॉली होनी चाहिए, क्रैश कार्ट होना चाहिए, इन्फ्यूजन पंप होना चाहिए, सिरिंज पंप होना चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स होनी चाहिए, इंट्रावेनस फ्लूइड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके होने चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, गाउन होना चाहिए। तो ये आर्टिकल्स हो गए, वैसे कहीं लिखने के लिए आएगा नहीं।
अब प्रोसीजर आप रिसीविंग ए न्यू पेशेंट, यानी एक न्यू पेशेंट को अगर रिसीव करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, ये अलग अलग है। जैसे ओपीडी में रिसीव करना है, इमरजेंसी में करना है, प्राइवेट क्लिनिक में करना है, रेफरल में करना है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती हैं। अब इसमें प्रोसीजर में आपका क्या आ जाता है, पहले तो प्रिपरेशन करेंगे, उसके आने से पहले बेड सही होना चाहिए, आज जो सभी इक्विपमेंट है ये सही होनी चाहिए। इसके बाद रिसीव करेंगे, पेशेंट को वेलकम करेंगे, उसको उस पोलाइटली, उसके बाद उसका आइडेंटिटी, पेशेंट का नेम, ये सारी चीज़ वेरीफाई करेंगे यूजिंग आईडी, यानी आईडी जो है, एडमिशन पेपर जो है, ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद असेसमेंट करेंगे। ये प्रोसीजर थोड़ा याद रखिएगा, ये सारी जगहों पे लगभग सेम टू सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। असेसमेंट में हम वाइटल साइन चेक करेंगे। इसके बाद में जो पेशेंट की कंडीशन है, इमीडिएट नीड जो है उसको देखेंगे, उस हिसाब से उसको फ्लूइड वगैरह लगाएंगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड द पर्सनल डिटेल, नेम, एज, एड्रेस क्या होने वाला है। इसके बाद में हमारा जो एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल रिकॉर्ड जो है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओरिएंटेशन में देखेंगे रूम, मतलब ओरिएंटेशन पेशेंट का देखेंगे कि शो द पेशेंट अराउंड द रूम, उसको कि बेड है, बाथरूम है, कॉल बेल है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक्सप्लेनेंगे रूल क्या होने चाहिए, विजिटिंग आवर क्या होगी, मील टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। मेडिकल ऑर्डर को बताएंगे पेशेंट को कि हाँ ये चीज़ें ऑर्डर है, इतने इतने टाइम पे आपका दवाइयाँ खानी है, ये सारी चीज़ें होगी। स्टार्ट बेसिक नर्सिंग क्या, जैसे हाइजीन के बारे में बताएंगे, कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं उनके कंडीशन के हिसाब से, इसको बताएंगे। इन्फॉर्म द टीम, और इसके बाद में डॉक्टर को, नर्सिंग स्टाफ को, इन सारे लोगों को इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट के अराइवल और कंडीशन के बारे में उनको बताएंगे। अब यही चीज़ अगर आपका इमरजेंसी में है तो वही है, प्रिपरेशन ऑफ द अराइवल, रिसीव करेंगे, इनिशिएट असेसमेंट करेंगे, इमरजेंसी केयर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और कंटिन्यूड मॉनिटरिंग एंड केयर करेंगे। इसके बाद में आपका आ गया मेडिको लीगल इशू इन द एडमिशन ऑफ द पेशेंट। मेडिको लीगल का क्या मतलब होता है, मतलब कि सिंपल भाषा में, कहीं से मारपीट करके आ गए, कहीं से एक्सीडेंट हो गया, कहीं से कोई गोली मार दिया, जहर खा लिए, ये सारी चीज़ें आपकी मेडिको लीगल में आती है। यानी ऐसे जो मतलब जो है जिसमें आपके पुलिस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आता है मेडिको लीगल में। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ये है बहुत मेडिकल एंड लीगल है। उनको मेडिकल की भी ज़रूरत है और लीगल केस की भी ज़रूरत है, यानी उसमें डॉक्टर की भी ज़रूरत है और पुलिस की भी ज़रूरत है। तो ऐसे मेडिकल लीगल केस में आ जाता है। डिफाइन कैसे किया जाता है, इट कैन आल्सो डिफाइन एज द केस which require medical treatment but at the same time need to be the informed to the law and enforcing authority। मतलब उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लेकिन उसी समय उनको लॉ, कानून की, मतलब कानून की भी ज़रूरत है। तो ऐसा केस में मेडिको लीगल आता है। कौन कौन से केस आपके हो सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है, एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, पॉइजनिंग हो सकता है, अननेचुरल इवेंट अंडर द सस्पिशियस जो होता है, अननेचुरल डेथ तो किसी का हुआ, इवेंट हुआ, सस्पिशियस हो तो इसमें हो सकता है सर्कमस्टेंस जो होते हैं, इसमें वायलेंस हुआ हो, मारपीट हुआ, यानी ब्लंट इंजरी हुआ, ड्राउनिंग, कोई डूब गया हो, तो इसमें भी केसेस होते हैं कि कोई डुबाया होगा, तो इसमें भी आपका मेडिको लीगल केस लग जाता है। मेडिको लीगल इशू ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ द पेशेंट, यानी एडमिशन के दौरान क्या असॉल्ट हुआ हो, इंजरी हुआ हो, तो इसमें आपका क्या होता है, इनिशियल एक्ट दैट कॉज द अनदर पर्सन ऑफ द फियर दैट सी इज अबाउट द सफर फ्रॉम द फिजिकल हार्म, ये हो गया। इंजरीज में डैमेज टू द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय द वायलेंस, ये हो गया। डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इसके बाद में डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन एंड मेथड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर द ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। मेडिकल नेग्लिजेंस, यानी मेडिको लीगल इशू में जो ड्यूरिंग एडमिशन है, इसमें आपका क्या क्या करना है। मेडिकल नेग्लिजेंस, इम्प्रॉपर ऑफ और अनकिल्ड ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी आपका जो सारी चीज़ें, पहले असॉल्ट का केस है या इंजरी का केस है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो इंटरनेशनल एक्ट है, काज है, ये सारी चीज़ों के बारे में, इंजरी जैसे हुआ है तो आपकी इंजरीज की केटन क्या है, डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय द वायलेंस, ठीक, वायलेंस में हुआ कोई भी डैमेज पार्ट हुआ, तो ये आपका है कि कौन कौन से केस बनते हैं अगर ऐसा हुआ। तो असॉल्ट में हुआ तो अनदर पर्सन फियर, ये सारी चीज़ें हो गई। डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, पेशेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल जो है पुलिस को देनी है और इस नर्स नहीं दे सकती है, डॉक्टर ही सिर्फ देते हैं। रोल ऑफ नर्सेज इन द एडमिशन ऑफ द मेडिको लीगल केस है। रोल ऑफ नर्सेज क्या, प्रोवाइड द इमीडिएट फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, ये देनी है, इमरजेंसी केयर देनी है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जब तक उनके घर वाले साइन नहीं करते, मेडिको लीगल केस नहीं बन जाता तब तक नहीं होगा। आइडेंटिफाई केस से दैट द मेडिको लीगल इन नेचर, ठीक है, आइडेंटिफाई एक्सीडेंट का, असॉल्ट का, बर्न का, पॉइजनिंग का क्या है। इन्फॉर्म द अटेंडिंग डॉक्टर अबाउट द एमएलसी,
अटेंडिंग डॉक्टर जो है उसको बताना, नर्सेज को डायरेक्ट पुलिस को नहीं बताना, डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर द पेशेंट कंडीशन एंड स्टेटमेंट, एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए कंडीशन और स्टेटमेंट का दोनों का। डॉक्यूमेंट ऑल द फाइंडिंग केयरफुली एंड लीजिबली, ठीक, ये हो गया। इसका मेंटेन करना प्रॉपर रिकॉर्ड को, रिपोर्ट को और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल को। इंश्योर करना है पुलिस को और नोटिफाई करना एज रिक्वायर्ड, ठीक, यानी आपको दवाई करनी है लेकिन एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सके पुलिस वहाँ आ जानी चाहिए। मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसली। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस हो गए या हॉस्पिटल को, वहाँ पे एक पुलिस चौकी इसीलिए बनाई जाती है। लेवल एंड प्रिजर्व द एविडेंस प्रॉपरली, लेवल करना और एविडेंस जो है क्लोथ हुए सैंपल हुए इनको प्रिजर्व करके रखना। प्रोवाइड करना है इमोशनली सपोर्ट एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली, असिस्ट करना मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन को और फॉरेंसिक प्रोसीजर को। इसके बाद कोऑर्डिनेट करना है डॉक्टर पुलिस को और अदर को, ठीक। तो नर्सेज कभी भी पुलिस को नहीं इन्फॉर्म करते, नर्सेज डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर जो है ये जाएगा सामने से पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। रोल ऑफ नर्स इन द एडमिशन ऑफ द पेशेंट, यानी रोल ऑफ नर्स क्या है, तो प्रिपरेशन करना यूनिट का, रूम का, एंट्री ऑफ द पेशेंट, एंट्री पेशेंट का होगा, ठीक, प्रिपरेशन पहले होगा, उसके बाद एंट्री होगी, उसके बाद अवेलेबल इक्विपमेंट क्या क्या होने वाले, ओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट होगा, पेशेंट को ओरिएंटेट करवाना है, कौन जो से इक्विपमेंट जरूरी है वो वहाँ पे होने चाहिए, मीट करना सारे नीड जो पेशेंट का है रिकॉग्नाइज करना है, मीट करना बैरियर नीड इन द पेशेंट, ठीक। इसके बाद क्या करना, केयर ऑफ द पेशेंट वर्नेबल्स एंड क्लोज, यानी केयर पेशेंट का वर्नेबल जो भी है आपका फैमिली मेम्बर है, टाइम है, एडमिशन है, सारी चीज़, ट्रीटमेंट जो भी है उसको देनी है, ये सारी चीज़ जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई प्रिस्क्राइब किया गया उसके अनुसार प्रोवाइड कराना है। अब आता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कितने टाइप का होता है, तो आपका डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज कई टाइप के होते हैं लेकिन डिस्चार्ज कहते कितने हैं पहले इसको देखते हैं। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, डिपार्चर ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, इट इज आल्सो नोन एज द डिसमिसल ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो मतलब क्या हुआ डिस्चार्ज का, आप द पेशेंट मीन्स क्या हो, डिपार्चर ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, इट इज आल्सो नोन एज द डिसमिसल ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। मतलब इसको कैसे जाना जाता है, डिसमिसल ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिसमिस होना ही इसको कहा जाता है हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल से जो डिपार्चर होना या डिसमिस होना या निकलना यही होता है आपका डिस्चार्ज। पर्पज़ क्या होते हैं डिस्चार्ज के, सबसे पहले जरूरी है कि पर्पज जानना ना कि डिस्चार्ज किया ही क्यों जा रहा। इंश्योर करना कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर होगी, इसके आधार पर फॉर सेफ एंड इफेक्टिव रिटर्न ऑफ द ऑल पेशेंट एंड क्लोथ आर वर्नेबल। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, देखिए हॉस्पिटल में अगर आप रहेंगे तो और भी बीमारियां होने का चांस रहता है, इसीलिए अगर कोशिश किया जाता है कि अगर घर वाले सेवा कर ले रहे हैं, घर वाले अगर केयर कर ले जा रहे हैं, पेशेंट को खुद से भी केयर कर ले जा रहा है, तो ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में रहने की। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है। फॉर सेफ एंड इफेक्टिव रिटर्न, क्योंकि हॉस्पिटल से ज़्यादा सेफ होता है। ऑल द पेशेंट आर क्लोथिंग एंड ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद हेल्प करता है पेशेंट को एडजस्ट करने में इफेक्टिवली विद द चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट, मेक श्योर द पेशेंट हैज इन्फॉर्म द अबाउट हिज हर कंडीशन, और पेशेंट भी श्योर हो पाता है अपने इन्फॉर्मेशन और हिज हर कंडीशन के बारे में कि हाँ हम अब ठीक हो रहे हैं तो हम घर जा सकते हैं। तो डिस्चार्ज टाइप कितने प्रकार का, प्लान डिस्चार्ज मतलब जो डॉक्टर प्लानिंग करता है कि हाँ अब इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। लामा, लामा का फुल फॉर्म क्या होता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी डॉक्टर के से ज़बरदस्ती हमको डिस्चार्ज चाहिए तो डिस्चार्ज ले लेता है कि हमको ज़बरदस्ती जाना है। पैरोल ये अलग चीज़ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। एब्सकॉन्ड क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। रिफरल जो रिफ़र कर दिया जाता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कर दिया जाता है। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, यानी एक होता है कि ज़बरदस्ती लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, एक डिस्चार्ज होता है कि हाँ डॉक्टर साहब आप अगर हो सके तो डिस्चार्ज कर दीजिए, तो डॉक्टर सोचते हैं कि चलिए कल करना था आज ही कर दे रहे हैं, तो डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट ही हो जाता है। मतलब वो डॉक्टर करेगा खुद, मतलब उसको कोई उससे आपत्ति नहीं, बस हाँ आप कह दिए इसलिए करा, नहीं तो 1-2 दिन बाद करता, तो ये होगा डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। प्लान डिस्चार्ज में तो अपने मन से जब मन करेगा करे। लामा में मतलब होता है कि हाँ हमको डिस्चार्ज चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, तो इसमें लामा हो गया। लेकिन डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट में डॉक्टर साहब अगर हो सके तो डिस्चार्ज कर दीजिए, तो इसमें आपका डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट में आ जाता है। अगर डॉक्टर को लगेगा हाँ डिस्चार्ज कर सकते हैं तो कर देगा। प्लान में क्या होता है कि वही अटेंडिंग डॉक्टर जो होता है फिजिशियन, उसको लगता है कि कंप्लीट हो गया, इनिशिएट हो गया और एक्चुअली मैनेज किया जा सकता है डिजीज को अब हॉस्पिटल से ही, सॉरी घर से ही सुपरविजन में, तो फॉलोअप पे वो बुलाता रहेगा और आपको डिस्चार्ज कर देगा। इसके बाद में आपका आ जाता है लामा, तो इसको क्या है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस या लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें क्या होता है, इसमें दिस इज द क्लियरली एक्सप्लेन द डॉक्टर, इसमें डॉक्टर एक्सप्लेन क्लियर कर देता है कि अब आपकी
कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर पेशेंट को कुछ होता, क्योंकि ये पेशेंट अभी सही से ठीक नहीं हुआ, अभी इसको और भी रहने की ज़रूरत है। अगर आप एडमिट करा अभी ले जा रहे हैं तो इसमें डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये होता है आपका डिस्चार्ज, यानी ज़बरदस्ती आप डिस्चार्ज करवा रहे हैं। इसके बाद आता है पैरोल। पैरोल में क्या होता है, इस साइकेट्रिक पेशेंट के लिए होता है, मतलब साइकेट्रिक पेशेंट कभी कभी 6-6 साल 7-7 साल 10-10 महीने 8 महीने लगातार रहते हैं। तो अगर पेशेंट को लगता है या घर वालों को लगता है कि यहाँ पे बोर हो जा रहे हैं, तो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए पेशेंट को डिस्चार्ज करवा के ले जाते हैं, मतलब 1 हफ्ते के बाद फिर आके वो एडमिट हो जाएंगे। तो ये ज़्यादातर साइकेट्रिक पेशेंट के लिए होता है, मतलब 8-10 दिन की छुट्टी बीच में गैप दे दी जाती है, तो वही होता है 2 से 4 दिन का अप्रूव किया जाता है, तो इसी को कहते हैं पैरोल। इसको पैरोल का आप साइकेट्रिक पेशेंट से याद रख सकते हैं कि पैरोल कितने होता है, ठीक। साइकेट्रिक पेशेंट, पी से साइकेट्रिक और पी से आपका पैरोल हो गया। इसके बाद रिफरल। रिफरल आप लोगों को समझ में आएगा कि रिफ़र किया जाता है, तो रिफरल इसको कहते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। तो डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट में हमारा क्या होता है, ट्रीटमेंट इज द कंप्लीट बट देयर इज नो इमीडिएट डेंजर ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट टेकिंग द पेशेंट आउट ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब जो है कंप्लीट नहीं हुआ ट्रीटमेंट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी डेंजर नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, और घर वाले कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डिस्चार्ज करने के लिए, तो डॉक्टर भी हाँ चलिए कर ही देते हैं, बस इसका थोड़ा सेवा करिएगा, तो डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका। ये निमोनिक क्या होता है आपका डिस्चार्ज प्लानिंग का। तो सबसे पहले इंक्लूड किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, एसेस किया जाता है, लेसन किया जाता है। आइडियल, इसका निमोनिक क्या है, IDEAL, ठीक। तो आइडियल में आपका क्या होता है, IDEAL। तो निमोनिक डाइट इज यूज टू द डिस्क्राइब द डिस्चार्ज प्लानिंग इज आइडियल, इंक्लूड डिस्कशन, एडुकेट, असिस्ट और लेसन, ठीक। तो ये आपका आ जाता है इंक्लूड करना, डिस्कस करना, एजुकेट करना, असिस्ट करना, लिसन करना। इंक्लूड में क्या होता है, पहले तो फैमिली मेम्बर को डिस्चार्ज करने से पहले उनको इंक्लूड करना, उनको सारी डिटेल के बारे में बताना, उनसे डिस्कस करना इसकी कंडीशन ऐसी है ऐसी है, उनको एजुकेट करना कि यहाँ से ले जाने के बाद क्या करना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, दवा कब खिलानी है, कब आपको फिर से दिखाने आना है, ये सारी चीज़ें। और पेशेंट की कंडीशन को एसेस करना, और जो घर वाले हैं या पेशेंट है उसकी जो भी बातें हैं उनको सुनना, ये सारी चीज़ें होती हैं डिस्चार्ज प्लानिंग में आपकी आती हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है इंक्लूड करना, इंक्लूड द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग। इसके बाद डिस्कस करना, क्या डिस्कस करना, जैसे कि आपका होम मेडिकेशन क्या होगी, वार्निंग साइंस क्या होने चाहिए, टेस्ट रिजल्ट क्या होगा, फॉलो अप कब आना है, ये सारी चीज़ों के बारे में फैमिली मेम्बर से डिस्कस करना, पेशेंट से डिस्कस करना। इसके बाद में एजुकेट करना पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को कि उसकी डाइट क्या होगी, एक्सरसाइज कैसे करनी है, मेडिकेशन कैसे लेना है, उनकी कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। एसेस करना, अच्छे से डॉक्टर और नर्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाना है कि उनकी डायग्नोसिस कंडीशन क्या होने वाली, स्टेप क्या लेने चाहिए, और इस सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट और जो है फैमिली मेम्बर को बताना। और अगर उनकी कोई क्वेरी है, उनका कोई गोल है, पेशेंट का कोई ऑब्जर्वेशन या उनके घर वाले कुछ कह रहे हैं, तो उसको सुनना और उनको उस चीज़ के बारे में बताना, समझाना। प्रोसीजर ऑफ डिस्चार्ज क्या है, पहले डॉक्टर ऑर्डर होना चाहिए, उसके बाद पेशेंट को इन्फॉर्म करना, प्रिपेयर करना है पेशेंट को, गिव द इंस्ट्रक्शन, होम केयर कैसे करना है, ऐसे। ट्रीटमेंट फाइनलाइज होना चाहिए, यानी IV लाइन निकाल देना है, उसको जो है ओरल हो जाना चाहिए, यानी उसका जो है टैबलेट पे हो जाना चाहिए 24 घंटे पहले मिनिमम। इसके बाद कंप्लीट पेपर वर्क हो जाने चाहिए, हैंड ओवर डॉक्यूमेंट हो जाने चाहिए, और पेशेंट को लीव दे दिया जाता है और फॉलो अप के लिए उसको बता दिया जाता है। रोल ऑफ नर्स क्या है डिस्चार्ज में, इन्फॉर्म करना पेशेंट को अबाउट द डिस्चार्ज प्लान, एजुकेट करना पेशेंट को किसके बारे में, मेडिकेशन के बारे में, डाइट के बारे में, वुंड केयर के बारे में, फॉलो अप के बारे में, ठीक। यानी इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, प्रिपेयर करना फिजिकली और इमोशनली, चूँकि आप अब जा रहे हैं, अब आप खुश हो जाइए, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं 1 महीने 1.5 महीने भर्ती रहते हैं, तो उनको पहले से इन्फॉर्म करेंगे तो उनके अंदर एक खुशी आएगी। कंप्लीट करना डिस्चार्ज को, पेपर वर्क करना, अपडेट रिकॉर्ड करना, हैंड ओवर करना डॉक्यूमेंट को, जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी है उनको हैंड ओवर करना, जो भी चीज़ें आपको हॉस्पिटल में रखनी है उसको हॉस्पिटल में रखना, इंश्योर सेफ ट्रांसफ़र, और इंश्योर कीजिए कि उस हॉस्पिटल से सही से सेफली जा पाएँ। इसके बाद केयर ऑफ द पेशेंट यूनिट आफ्टर, इसके बाद क्या करना, जो लिनिन है उसको रिमूव करना है, डिस्पोज करना है, बेस्ट प्रॉपरली, जैसे ग्लव्स हुआ, ड्रेसिंग हुआ, क्लीन करना है, डिसइंफेक्टेड बेड को, फर्नीचर को, इक्विपमेंट को चेक करना है, रीस्टॉक यानी जैसे ग्लव्स, IV सेट, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, प्रिपेयर करना है बेड को फ्रेशली नेक्स्ट पेशेंट के लिए, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो हॉस्पिटल एडमिशन और डिस्चार्ज का चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी आएगा 1 शॉट का, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आप
व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक दिया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।